अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, चैप्टर 2 सोशल साइंस में से, सिविक्स में से, 9th की क्लास में जो है सेकंड चैप्टर। उसमें हम देखेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। देखो, सबसे पहले बच्चों आपको पता ही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जब हम पिछले बार डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी किस चीज को है, वो मतलब वो एक एलोबरेट एक लॉ होना चाहिए जिसमें लिखा होगा लोगों के राइट्स क्या हैं, है ना, और मतलब लॉज क्या है वहां पे जो गवर्न करें वहां के स्टेट को। अगर एक मुल्क में डेमोक्रेसी है लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें ये नहीं लिखा है इनके मतलब लिमिट्स को कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा, इनके लॉ, इनके मतलब जो रूलिंग क्लास है उनको कौन गवर्न करेंगे, अगर उनको गवर्न करने का वाला कोई नहीं है तो वहां पे लोगों के साथ बहुत सारी एट्रोसिटीज होंगी, क्योंकि उनको कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होगा वो हर कोई अपनी एक्शन को लेजिटिमाइज करेंगे, भाई ये कहीं लिखा ही नहीं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो उनके मतलब वो पावर्स को लिमिट करने के लिए एक रिटन बॉडी होनी चाहिए, एक रिटन लॉ होना चाहिए एक मुल्क के लिए, जो उसको बताए हाउ पीपल शुड बी गवर्न, उनके व्हाट आर देयर राइट्स, व्हाट आर देयर ड्यूटीज, as clearly written in constitution. So in nutshell we can say it forms the base of democracy. And why we need democracy, that we will study in second chapter. Before proceeding further, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी, अब कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में आपस में रिलेशन क्या है। ये हम बेहतरीन तरीके से पुराने जमाने में जब हमारे टाइम में टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी उसमें ये एक्सप्लेन नहीं होता था, मतलब कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस के साथ उसको कोरिलेट नहीं किया जाता था। लेकिन खुशकिस्मती है आपकी कि आप नई टेक्स्ट बुक्स जो हैं इनको एग्जाम्पलीफाई किया गया है, किस चीज की कहाँ जरूरत है उसकी एग्जाम्पल से समझाया गया है। चलो वही एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे जरूरत पड़ती है और इसकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। इसको बेहतरीन मिसाल समझाया गया है अपार्थाइड से, जो मतलब साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड था। अपार्थाइड क्या है, वो सबसे पहले हम पहले अपने अगर इंडिया में नजर दौड़ाएं, इंडिया में जो सिस्टम था वो चतुर्वर्णा था। यहाँ पे वर्णा के बेस पे सारी सोसाइटी जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ करती थी, जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और ब्रह्म ये और हरिजन्स या इनको क्या बोलते शूद्राज थे। तो उनके बेस पे वो पुराने जमाने में तो कलर वो मतलब ऑक्यूपेशन के बेस पे हुआ करता था, बाद में वो क्रिस्टलाइज होके उसकी मतलब वो अगली फॉर्म हमारे सामने आ गई। ऐसे जो अफ्रीका है, अफ्रीका में भी मेनली अगर देखें वहां पे जो थी वो स्किन कलर पे लोगों को डिवाइड किया गया। डिवीजन में इसमें जो थे इसमें जो थे 3 कैटेगरीज में लोग डिवाइड किए गए थे। एक तो वहां के एबॉर्जिनल लोग जो वहां के पुराने जमाने से जो वहां पे रहते थे वो तो ब्लैक्स थे, 3/4 पॉपुलेशन वो बना देते थे, लेकिन बहुत सारी एट्रोसिटीज का बेचारों को सामना करना पड़ता था। दूसरे जो थे वो थे व्हाइट्स, जो वहां पे सुपीरियर लोग जो वहां पे अब रूल करने लगे थे, यूरोप से आए थे, तो हो गए 2 कैटेगरी। तीसरा था जो कलर्ड जिनको बोलते, जो इंडियंस थे, जो मतलब जिनका कलर ना ब्लैक था और ना व्हाइट था, जो इनके बीच में थे। तो ये जो था ये वहां पे सिस्टम था, और वहां पे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन बेस ऑफ कलर। वो हम आगे देख लेते हैं उनको क्या क्या वेज थे जिनके थ्रू उनको ये डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और इस चैप्टर के एंड पे हम देखेंगे, आज के टॉपिक के एंड पे देखेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से कैसे ये सब सिस्टम वहां पे खत्म हुआ। वो सब पढ़ने से पहले हम देखेंगे जो वेव थी ये अपार्थाइड के खिलाफ, वो बहुत पहले वहां चली थी। अगर हम देखें गांधी जी का वो देखें, वो ट्रेन से जब फेंका गया या बाकी जो वहां पे वो मैरिज टैक्स या बाकी टैक्स लिए जाते थे उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह वहां पे स्टार्ट किया, वो हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो नेल्सन मंडेला जो था आते आते 1964 में इसको वहां पे इम्प्रिजन किया गया है ना, देशद्रोह के इल्जाम लगा के झूठी में 28 साल के लिए इनको मतलब एक ड्रेडफुल प्रिजन था जो रॉबिन आइलैंड में था, वहां पे उनको कैद रखा गया।
अब देखें हम, अगर अफ्रीका में पॉपुलेशन में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला 3/4 जो थी वो ब्लैक पॉपुलेशन थी और 1/4 जो थे वो व्हाइट और कलर्ड मिला के थे। मिसाल के तौर अगर वहां पे 1000 लोग रहते थे, 1000 में से 750 पीपल जो थे वो ब्लैक थे, बाकी 250 मिला के व्हाइट और कलर्ड, यानी कलर्ड आपको पता है जो इंडियन वहां गए थे, जो ना व्हाइट थे ना ब्लैक, तो जो इनके बीच में इंटरमीडिएट थे वो 1/4 थे। और इनमें 1/4 में से व्हाइट जो थे वो दोनों को इंफीरियर समझते थे, कलर्ड को भी और डार्क को भी, डार्क स्किन को भी। अब देखते हैं लोगों को कैसे ये मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे एक्सरसाइज की जाती थी। ये बहुत सारे इसके अगले रूप थे। सबसे पहले जो सबसे बदतरीन रूप था, आपको अगर लोग गवर्न करना, 1000 लोग गवर्न करने, मिसाल के जो मैं बोल रहा था 750 को मतलब राइट ही नहीं था कि हम या 750 से को वो भी मिला के मतलब कम से कम 800-900 लोगों को, यानी 80-90% पॉपुलेशन को राइट ही नहीं था कि हम वोट डालें, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। जो वहां पे वोटिंग थी वो तो पहले बोगस थी, फॉल्स थी। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी, इनको कैसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन कैसे की जाती थी। दूसरा जो था सेग्रीगेशन का मतलब अलग रखना, है ना। तो सेग्रीगेशन जो है बहुत सारे तरीकों से एक्सरसाइज की जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पर इनको फॉरवर्ड किया जाता था बाकी नॉन वाइट्स को कि वाइट एरिया में ये रह नहीं सकते हैं। अगर इनको कोई काम पड़ता उनके लिए उनको वर्क परमिट बनाना पड़ता था, तब वो वहां जा सकते थे, वहां उनके पास उनके इलाकों में घूम सकते थे। नॉर्मली ये बिल्कुल वहां ना घर बना सकते थे ना बाकी चीज बना सकते। अब लोवली जॉब्स जो थे वो तो उनसे ही कराने थे, अदर नॉन वाइट से कराने थे, उसके लिए उनको वर्क परमिट बनाना पड़ता था। ऐसे दूसरा रूप जैसे सेग्रीगेशन जिसमें एक्सरसाइज जिसके थ्रू की जाती थी वो थी बसेस, ट्रेन, होटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, स्विमिंग पूल्स, टॉयलेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ अलग था। ब्लैक्स के लिए अलग और व्हाइट्स के लिए अलग और नॉन व्हाइट्स के लिए बिल्कुल अलग। इवन के ऊपर वाले के घर में, चर्च में, जहां ऊपर वाले के सामने तो सब बराबर है, लेकिन वहां पर इनके लिए व्हाइट्स के लिए अलग चर्च हुआ करते थे और नॉन व्हाइट्स के लिए अलग चर्च हुआ करते। ये तो हद थी किसकी, डिस्क्रिमिनेशन की। तो लोगों में अच्छी तरह जागृति फैली। 1950 आते आते वहां पे लोग अब थोड़े यूनिफाई होने लगे थे। जैसे हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी। वो मेनली उनका इशू था क्या था, एजेंडा क्या था, मतलब फॉरेनर लोग हमें कंप्रेस मतलब एक्सप्लॉइट एट्रोसिटीज हम पे इन्फ्लिक्ट करते हैं फॉरेन लोग, उसके खिलाफ एक इन्होंने बनाया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ ये ब्लैक्स नहीं थे, उसमें ब्लैक्स भी थे, उसमें कलर्ड्स भी थे और उसमें सेंसिटिव व्हाइट्स भी थे। अब ये सेंसिटिव व्हाइट्स कौन है? सेंसिटिव व्हाइट्स वो है जो मतलब व्हाइट्स में से जो लोग बोलते थे जो हम कर रहे हैं, जो हमारा निजाम है, हम इट्स एक्सप्लॉइटिव, इट्स इनह्यूमन, तो उन्होंने ब्लैक्स के साथ में साथ दिया और इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का मतलब गठन किया। इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि जैसे अम्ब्रेला सबको मतलब अंदर समेटती है, ऐसे ही इसने सब लोगों को समेटा, सारों के इश्यूज अपने अंदर समेटी, मतलब सबका एक प्लेटफॉर्म था वो, जहां से ये मतलब उस अपार्थाइड के खिलाफ वार उन्होंने किया। अब आते आते 1950 के बाद 10, 30, 40 साल तक ये सिस्टम बढ़ता रहा, लेकिन जब प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स अपार्थाइड के खिलाफ बढ़ते गए तो व्हाइट रिजीम जो है उन्होंने उनको अपनी पॉलिसी डेफिनेटली चेंज करनी पड़ी। और 1964 में उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल भरा था और 28 साल के बाद इतना मतलब प्रेशर बढ़ा उनपे व्हाइट गवर्नमेंट पे कि उनको वो रिलीज करना पड़ा। अप्रैल 1994 में फिर वहां पे एक नया झंडा लहराया गया, किसका? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, ठीक है। उसमें फिर मल्टीनेशनल गवर्नमेंट आई। वो गवर्नमेंट जो थे व्हाइट गवर्नमेंट, उसको लोगों ने हटा दिया क्योंकि वो लोगों को पता ही चला था कि मतलब व्हाइट्स को भी खुद पता चला था कि हम अब टिकने वाले नहीं है। न्यू गवर्नमेंट जो है उसने लोगों को अपील की, जो भी आप पे एट्रोसिटीज की गई है किनके द्वारा, व्हाइट्स के द्वारा, उस सबको भूल जाओ, अब हम एक नया कौम, नया मुल्क बनाएंगे। और फिर 2 साल के डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया
दुनिया को, किसका, साउथ अफ्रीका, जो दुनिया में आज बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिसने ये जो भी एट्रोसिटीज थी, जो भी वहां डिस्क्रिमिनेशन थे, उसको रेलीगेट किया, उसको मतलब छोड़ दिया, उसको पीछे कर दिया। तो इस तरह हमने देखा आज मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से डेमोक्रेसी को मतलब कैसे उसको मतलब प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं हमारी मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए होता है। ये एक ही पॉइंट नहीं, हम उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे इंशाल्लाह, दैट वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन खुदा हाफिज़।